कम्युनिटी के लिए ये सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ है दैट हम एक होलिस्टिक अप्रोच रहें। एज अ डॉक्टर मेरा ये मंशा नहीं होती कि सारे पेशेंट बीमार हो और मेरे पास आए। मुझे लगता है कि कम से कम पेशेंट को मेरी ज़रूरत पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़े देन आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, देन यू मस्ट कम एंड सी मी सो दैट यू गेट बेटर एंड आपको ज़्यादा दिन बीमार ना रहना पड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वाइट कोट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम अनुज है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे कि सोते टाइम खर्राटे लेना या आँख जलन होना, नाक से पानी आना। कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट डॉक्टर्स से हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर सिरिका वर्मा, जो कि ENT सर्जन है और एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं। सो डॉक्टर, वेलकम टू द वाइट कोट टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर, मैं फर्स्ट जानना चाहूँगा आपके बारे में और आपकी जर्नी के बारे में। मैं एक ENT सर्जन हूँ। 23-24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं पहले गंगाराम हॉस्पिटल में थी और अब मैं पिछले 16 साल से गुड़गांव में हूँ। एलर्जी डॉग का नाम से मैंने एक चेन खोला है क्लिनिक्स का। मेरे 15 सेंटर हैं 7 सिटीज़ में, दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, चंडीगढ़ और उदयपुर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। तो मैं अलग अलग जगहों में जाकर लोगों को रीच आउट करती हूँ, क्योंकि एलर्जी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत कम डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो इस काम पे कर रहे हैं। मैं 23 साल से यही काम कर रही हूँ और अब आज आपके शो पे आई। ओके, ग्रेट। डॉक्टर, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों में स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसे बोलते हैं खर्राटे लेना। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये एक्चुअली में क्या होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। खर्राटे जो आते हैं वो कई वजह से हो सकते हैं और सिर्फ स्नोरिंग जो है वो कोई भी डेंजरस चीज़ नहीं है। स्नोरिंग अलोन इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ एनीथिंग, लेकिन कोई लोग हैं जो स्नोरिंग के साथ साथ उनका स्लीप एपनिया हो जाता है। दैट मीन्स उनका ऑक्सीजन लेवल एक क्रिटिकल लेवल से कम हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। एंड ये लोग जो हैं ड्यूरिंग द नाइट, ये रात भर में इनके सोते सोते ऑक्सीजन बंद हो जाती है, कम हो जाती है क्रिटिकल लेवल से, तो ब्रेन को उसको उठाना पड़ता है और फिर पेशेंट का ब्रेन उठता है, वापस मसल्स एक्टिवेट होते हैं और ये साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन चलता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि ये हार्ट पे भी असर करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एंड जैसे आपको पता है कुछ सेलिब्रिटीज़ की भी इसमें सडन साइलेंट डेथ हो जाती है, जो सोते सोते जो पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, दैट इज़ OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो स्नोरिंग पर से अलोन इज़ नॉट डेंजरस, बट अलॉन्ग विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। और स्नोरिंग जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है मल्टीपल लेवल्स पे हो सकता है। आपके सिर्फ नोज़ के लेवल पे हो सकता है नेजल, ओरोफेरिंजियल लेवल पे हो सकता है, हाइपोफेरिंग्स या जहाँ पे टंग बेस है वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नाक की, स्टार्टिंग फ्रॉम अ माइल्ड डिविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़ी होना जिसको कहते हैं, या बच्चों में एडिनॉइड्स होना, ये बच्चों में कॉमनेस्ट कॉज है स्नोरिंग का। उसके बाद नेज़ल पॉलिप्स हैं या नेज़ल मास है, कोई ट्यूमर है, वो भी स्नोरिंग का एक कॉज बन सकता है। ओरोफेरिंग्स में अगर टॉन्सिल बहुत ज़्यादा बड़े हैं या तालू जो यूविला होता है वो लटक रहा है, अगर टंग बेस बहुत बड़ा है, माइक्रोग्नैथिया है, आपके जॉ जो है रिट्रोग्नैथिया है, जो आपका जॉ है पीछे की तरफ है, या ओबिसिटी है, जैसे नेक का फैट इतना ज़्यादा है, या एब्डोमिनल ओबिसिटी है जो आपके डायफ्राम को ऊपर पुश कर देती है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। ये सारे जो हैं शॉर्ट नेक, रिट्रोग्नैथिया, ये तो फिजियोलॉजिकल फीचर्स है, मतलब व्हाट यू आर बॉर्न विद। ओबिसिटी इज समथिंग जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। और अगर अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ों को तो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। लेकिन स्नोरिंग और स्लीप एपनिया को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उसको ट्रीट करना बेहद ज़रूरी है। ओके, काफ़ी लोगों को इसके साइंटिफिक नेम तो पता नहीं होते, तो हम ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि सिंपल वे में उन्हें समझा। बच्चों में किस तरीके से काम करते हैं, बच्चों में काफ़ी देखा जाता है ये, और उनके पेरेंट्स को काफ़ी इससे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है। जी, तो अब बच्चे अगर खर्राटे लेते हैं वो इफ़ इट इज़ माइल्ड एंड इंटरमिटेंट, कभी कभी होता है, और कभी जब बच्चा बहुत टायर्ड है या ज़ुकाम हो रखा है या खांसी हो रखी है, उसमें स्नोरिंग होना इंटरमिटेंटली, वो तो नॉर्मल में माना जाता है कि दवाई से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा है जो लगातार स्नोर कर रहा है
और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर वो पीठ के बल सो नहीं पा रहा या उसको रात को सोते समय भी ऑक्सीजन नहीं मिलती, कई बच्चे तो हमने देखा बैठ के सो रहे होते हैं क्योंकि सोते समय उनके जो एयरवे है वो कोलैप्स हो जाता है। तो दोज आर चिल्ड्रन जिनको हमें इंटरवेंशन ज़रूरी है। 1 to 4% चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स बच्चों में सबसे कॉमन कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, जिसको हम लोग बिल्कुल एक सिंपल सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। आइडियली कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उनके बच्चे का ऑपरेशन हो, लेकिन टॉन्सिल एडेनॉइडेक्टमी बच्चों की ही सर्जरी है जो 5 साल से लेके 2 साल से लेके 5 साल में एडेनॉइड जो है, जैसे टॉन्सिल आपके गले में होता है वैसे एडेनॉइड का टिश्यू नाक के पीछे होता है, स्कल बेस से लटक रहा होता है और 2 साल से 5 साल वो सबसे बड़ा होता है और फिर धीरे 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 12 साल की उम्र के बाद वो श्रिंक हो जाता है और गायब हो जाता है। बट जो बच्चे छोटे हैं, पेरेंट को लगता है कि नहीं 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 ये बड़ा हो जाएगा तब ऑपरेशन कराएंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और आइडियली हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो या ENT हो, और अगर दवाई से आराम नहीं आता फिर हम एक्सरे करके देखते हैं कि एडेनॉइड कितना ज़्यादा बड़ा है और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन करते हैं। तो जैसे आपने बताया टॉन्सिल और एडेनॉइड्स के बारे में, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये टॉन्सिल ही प्रॉब्लम है? टॉन्सिल ही प्रॉब्लम है वो तो कोई भी नहीं कह सकता। अगर एडेनॉइड ज़्यादातर साथ में इन्वॉल्व होते हैं तभी दिक्कत आती है। पर अक्सर हमने देखा है इस उम्र में बेबीज़ को, जब हम लोग थ्रोट देखते हैं, जब ENT डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कंसल्टेशन में समझ आ जाता है कि टॉन्सिल इतने बड़े हैं, ग्रेड 1, 2, 3 या 4, और एक्सरे नेजोफेरिंग जो एक्सरे साइड से किया जाता है उसमें एडेनॉइड की शैडो आ जाती है, साफ पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। और हर बार डॉक्टर जो है पहले मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, 2 से 4 हफ्ते देखते हैं कि दवाई से कुछ आराम आ रहा है, और अगर आराम नहीं आ रहा है तो हम लोग ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, जो बहुत सिंपल सर्जरी है और एक ओवरनाइट 1 दिन रहना होता है आपको हॉस्पिटल में और अगले दिन छुट्टी हो जाती है। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए अगर सिंपल वे में अगर समझाना चाहो आपके ये सर्जरी किस तरीके से होती है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो तभी किया जाता है। अगर बिल्कुल ग्रेड 4 एडेनॉइड्स हैं जो दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल मैनेजमेंट, तो एंडोस्कोपिकली किया जाता है, बाहर से कोई कट स्टिच नहीं आता, दूरबीन से आपके थ्रोट के अंदर से ऑपरेशन होता है, बाहर से कोई कट स्टिच नहीं आता। और कोअब्लेशन से और माइक्रोडिब्राइडर से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे ऑपरेशन किया जाता है। ये आपको एज अ पेरेंट यू डोंट नीड टू नो, ये ज़रूरी है जानना कि आप एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। सर्जरी में आधे से पौना घंटा लगता है और शाम तक बच्चा काफ़ी ठीक हो जाता है और सांस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपको सर्जरी से डर के आगे बच्चे कि आप तब लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि अगर हम सर्जरी नहीं करें तो एडेनॉइड फेसिस हो जाते हैं। दैट मीन्स द चिल्ड्रन स्टार्ट हैविंग स्ट्रक्चरल चेंजेस, आपके फेस में बदलाव आने लगता है, जैसे हाइपोप्लास्टिक मैक्सिला हो जाता है, मुंह दबा दबा सा रहता है, एडेनॉइड फेसिस जिसको कहते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, हाई आर्च पैलेट हो जाता है। और ये बच्चे कई बार डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब 12 या 13 साल के होते हैं, तब डेंटिस्ट बताता है कि ये बच्चे का आपने एडेनॉइड करवा दिया होता ऑपरेशन, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हम कभी भी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बच्चे को पकड़ के सर्जरी करें, लेकिन अगर बच्चे को खर्राटे आ रहे हैं, अगर वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको रात भर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो दिन में सुस्त रहते हैं, अपनी क्लासेस पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि दिन में नींद आती रहती है, इसको डे टाइम सोमनोलेंस कहते हैं, ये सभी इंडिकेशंस हैं कि इस बच्चे को आप ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसको इंटरवेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल स्लीप स्टडी होती है, जो एक मशीन आपको लगाई जाती है, जब 12 घंटे रात बच्चा सोता है तो आप लगा दीजिए और सुबह उठ के उसका एक कंप्यूटराइज फॉर्म आ जाता है और स्लीप एपनिया, हाइपो एपनिया इंडेक्स मिल जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इंडेक्स जिसको कहते हैं। और अगर पता लगता है कि एक क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इंटरवेंशन की ज़रूरत है और सर्जरी से डरने से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट तभी होगा जब आपका बच्चा ठीक रहेगा, एक्टिव रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, तो आगे वो अपने फुल पोटेंशियल अचीव कर पाएंगे। ओके, गॉट इट। सो डॉक्टर, अगर ये ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई प्रॉब्लम अनट्रीटेड रह जाए तो क्या हो सकता है? मोस्टली सर्जरी में हमेशा टेंशन होती है कि ब्लीडिंग की होती है, रिएक्शनरी हेमरेज या सेकेंडरी हेमरेज, वो फर्स्ट 24 to 48 72 आवर्स में पता लग जाती है। बाकी टॉन्सिल सर्जरी इज़ वेरी सिंपल, एडनॉइड सर्जरी इज़ फेयरली सिंपल, तो ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते।
इतना आप डॉक्टर की कॉम्पिटेंस पे छोड़ दें और ज़्यादा अपने आप डॉक्टर बनने लगेंगे तो फिर आप अपने पेरेंट नहीं बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिसका काम उसी को साझे। मान लीजिए मुझे कोई टेबल बनवाना है तो मैं कारपेंटर को बताती हूँ, वो कर देता है। वैसी तरह प्रोफेशनल्स को अपना काम करने देना चाहिए और गूगल को पढ़ पढ़ के सुन सुन के ज़्यादा पेरेंट्स जो है जितने ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशन वगैरह के बारे में सोचते हैं तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड। जस्ट फिक्स आउट द प्रॉब्लम एंड फाइंड द बेस्ट डॉक्टर यू कैन एंड गेट इट ऑपरेटेड। ओके, नहीं डॉक्टर आपने सही कहा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो सही ट्रीटमेंट की साइड तो जाने की बजाय वो खुद से ही ट्रीट करने लग जाते हैं। इनफैक्ट गूगल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि गूगल की वजह से लोग हमें ढूंढ पा रहे हैं। पहले लोगों को समझ ही नहीं आता था कि एलर्जी का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि लोग कहते थे एलर्जी अल्लाह की मर्जी, अपने आप से आएगी जाएगी। लेकिन गूगल की वजह से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो लोग जब डालते हैं एलर्जिक राइनाइटिस उनको समझ आता था स्किन प्रिक टेस्टिंग कोई चीज़ है जो अवेलेबल है इंडिया में, इम्यूनोथेरेपी कोई चीज़ है जो पेशेंट जो आकर अपने आप से आजकल पूछते हैं। तो मुझे इंटरनेट से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वी शुड, जस्ट बिकॉज यू कैन प्रोनाउंस अ वर्ड डजंट मीन दैट यू आर अ स्पेशलिस्ट इन इट। तो डॉक्टर को अपना काम करने दें और ज़रूर मुझे लगता है इंटरनेट से ये सारी चीज़ें पढ़ के जब आप आते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि जो ट्रीटमेंट मिल रहा है सही मिल रहा है और जो भी आपको मेडिकल प्रोफेशनल है वो आपको गुमराह नहीं करे। जी डॉक्टर, पर खुद से ट्रीट करने लग जाते हैं वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना वहाँ पे, तो नहीं प्रॉब्लम प्रॉपर ठीक होती है तो वो ये तो ट्रीटमेंट संभव ही नहीं है। खुद से आप क्या ट्रीट करेंगे? नाइदर यू कैन रिमूव द एडेनॉइड्स योरसेल्फ, नाइदर यू कैन रिमूव द टॉन्सिल्स योरसेल्फ। सो आई डोंट थिंक टॉन्सिल एडेनॉइड्स कैन बी ट्रीटेड। अपने आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपको डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर को ही मिलना पड़ेगा। और लाइक आई सेड, जिसका काम उसी को साझे। और आप अगर 500,000 रुपये कंसल्टेशन में बचा के बच्चे को परेशान कर रहे हैं या उसके फेस की स्ट्रक्चर्स में डैमेज कर रहे हैं तो आखिर आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी, आपका बच्चा सफ़र करेगा। जी डॉक्टर। सो डॉक्टर, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो मैं बात करूँ, आई थिंक इसे यही बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस, हाँ, तो ये नाक की एलर्जी होती है राइट? एयर पोल्यूशन से भी होती है या क्या? इसमें क्या 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 फैक्टर्स रहते हैं? जी, सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जिसमें पेशेंट को छींकें आती है, नाक से पानी आता है, नाक बंद हो जाता है, नाक में खारिश होती है, साथ में एलर्जिक कंजंक्टिविटिस मतलब आंखों की खारिश भी हो सकती है। इन पेशेंट से जब हम पूछते हैं तो कई बार ये बताएंगे कि हाँ सांस भी फूलता है और खांसी भी होती है। तो पेशेंट को ज़रूर पूछना पड़ता है। साथ में हम ये भी पूछते हैं कि आपकी स्किन में रैशेज़ होते हैं जिसको एटोपी कहते हैं। तो ये पूरा एक एलर्जिक कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं पिछले 23-24 साल से ट्रीट कर रही हूँ। और हम लोग, एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, 20-30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफ़र्स फ्रॉम इट। और बच्चों में तो इसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट 40% है। दैट मीन्स अगर 10 में से 4 लोगों को एलर्जी की दिक्कत रहती है। तो एलर्जी इतनी ज़्यादा कॉमन है लेकिन लोग उसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, उनको समझ नहीं आता है कि इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। कई पेशेंट्स आपने सुना होगा रोज़ सुबह उठ के छींके मारते हैं या रात को सोते समय रोज़ नाक बंद हो जाती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस जो है इसको ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन आपके नाक में होते हैं, इट इज़ द यूनिफाइड एयरवे डिजीज़ कहते हैं। तो जो म्यूकोसा आपके नाक में है वही म्यूकोसा आपके लंग्स में जाती है। तो अगर हम एलर्जी को ट्रीट नहीं करते हैं तो जो स्नीज़ है वो आगे चल के वीज़ बन जाता है। जब लोअर एयरवे इन्वॉल्व हो जाता है और फिर जिसको इवेंचुअली एलर्जिक एस्थमा कहते हैं, जब एलर्जी बढ़ती चली जाती है, आप उसको ट्रीट नहीं करें। तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप मेडिकल मैनेजमेंट हम करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, नेज़ल स्प्रे देते हैं, ताकि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, सिम्टम फ्री रहे और उनकी एलर्जी कंट्रोल में रहे, जिसको मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं। और जिन पेशेंट्स को लगातार या कई सालों से दिक्कत रहती है उनका हम एलर्जी टेस्ट करते हैं बाय स्किन प्रिक मेथड, बाजू पे दवाई लगा के टेस्ट करते हैं। और अगर कोई चीज़ पकड़ में आ जाए तो फिर उसका वैक्सीन बना देते हैं, जिसको एलर्जन इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। 3 टाइप की इम्यूनोथेरेपी होती है और फिर हम लोग या इंजेक्शन और ओरल दोनों अवेलेबल है इंडिया में। ये करने के बाद पेशेंट की छींकें ख़त्म हो जाती हैं, उनकी एलर्जी बढ़ती नहीं है, न्यूअर सेंसिटाइजेशन नहीं होते और दमे बनने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एलर्जिक राइनाइटिस। और उसको हाँ छींकें आती है रोज़ सुबह चढ़ के छोड़े नहीं, इसको ट्रीट करना और कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,
जैसे आपने एलर्जी के बारे में बताया, तो इस कितने टाइप की एलर्जीज देखने के लिए मिलती हैं ईएनटी स्पेशलिटीज में? नहीं तो एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो तो नाक की एलर्जी है। इसके अलावा आंखों में एलर्जी होती है जिसको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जो ज़्यादातर आइज़ वाले पेशेंट डॉक्टर्स देखते हैं। उसके बाद स्किन एलर्जीज होती हैं, कभी कभी किसी को धाफड़ निकल आते हैं, मोटे मोटे चपाकी जिसको कहते हैं, या हाइव्स, दैट्स अर्टिकेरिया। फिर एटोपी होती है बच्चों में, जो छोटे बच्चों में स्किन रैशेज हो जाते हैं, स्किन क्रीज में अक्सर एल्बो या नीज के पीछे रैशेज होते हैं, नेक में रैशेज होते हैं जिसको एटोपी कहते हैं। फिर एंजियोएडिमा है जो एक थोड़ी सी डेंजरस एलर्जी, जिसमें होंठ सूज जाता है या आंख सूज जाती है, किसी किसी का आई ईयर लोब सूज जाता है, तो इसको एंजियोएडिमा कहते हैं। ये स्किन एलर्जीज में आते हैं। कई फूड एलर्जीज होती हैं जिससे पेशेंट को ब्लोटिंग होती है। किसी पेशेंट में एनाफिलैक्सिस भी हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खाई जो आपको सूट नहीं करती है और आपको फिर दम घुटने लगता है, आप बेहोश हो जाते हैं, या आपको फिर अगर हॉस्पिटल ना ले जाएं तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो एलर्जीज जो हैं बहुत माइल्ड से लेके बहुत सीवियर तक जाती हैं। एंड दिस स्पेक्ट्रम ऑफ एलर्जी। एंड लास्टली ऑफ कोर्स आई हैव फॉरगॉटन एलर्जिक एस्थमा, जब सांस फूलता है, खांसी आती है, एलर्जिक कॉफ, हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ जो बच्चों में खासकर हम कहते हैं, जो एस्थमा का पहला वाला स्टेज है, जब बच्चे को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, बार बार उसको खांसी होती है, नेबुलाइज करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें एलर्जी में ही कवर आती हैं। तो नाक से लेके आपकी स्किन से लेके फेफड़ों तक पूरा आपका एलर्जीज हो सकती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर एलर्जिक टू, और एक बार आइडेंटिफाई कर दिया उसको हम अवॉइड करते हैं। क्या क्या अवॉइड करना है वो सिर्फ टेस्ट से पता चलता है। और दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक ब्लड टेस्ट और एक स्किन प्रिक टेस्ट। तो ज़्यादातर पेशेंट को लगता है ब्लड टेस्ट क्यों ना कर ले, आसान है, लेकिन जो बाकी चीज़ों में ब्लड टेस्ट काफ़ी काम करते हैं, लेकिन एलर्जीज़ में स्किन प्रिक टेस्ट ज़्यादा क्रूशियल होता है। ब्लड टेस्ट की जो एक्यूरेसी है वो 40 से 50% है, लेकिन स्किन प्रिक टेस्ट की एक्यूरेसी 98% है। तो वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन एसोसिएशन, गैलिया, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन एसोसिएशन, जितनी भी है, जापानीज़, जितनी भी एलर्जी एसोसिएशंस हैं, ऑलवेज वी से दैट एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग। और ब्लड टेस्ट तभी किया जाता है अगर स्किन प्रिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है या पेशेंट करवा नहीं सकते, तभी हम ब्लड टेस्ट पे जाते हैं। जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ स्किन प्रिक टेस्ट ही किया जाता है। ओके, सो डॉक्टर, जैसे अभी हमने एलर्जी प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली, तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करें कि इसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, तो अभी जैसे आपने अमीनोथेरेपी एक ट्रीटमेंट बताया, तो मैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा कि ये कैसे ट्रीट होता है। जी, तो एलर्जी का ट्रीटमेंट दो टाइप का होता है। एक है मेडिकल मैनेजमेंट, ताकि हम पेशेंट के सिम्टम को सुधारें। जैसे पेशेंट को छींके आ रही है तो हम उनको नाक का स्प्रे दे देते हैं जिसको स्टीरॉइड्स होते हैं, जो बिल्कुल सेफ़ होते हैं। और उसके अलावा हम उनको एंटी एलर्जिक दे देते हैं जिससे उनको नींद ना आए, जो लीस्ट सेडेटिव एंटी एलर्जिक देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। फिर पेशेंट के सब सिम्टम कंट्रोल हो गए, तो जैसे अगर पेशेंट को खांसी ज़्यादा है तो खांसी का सिरप देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। अगर पेशेंट को आराम नहीं है तो इन्हेलर देते हैं। अगर इन्हेलर से भी आराम नहीं है तो नेबुलाइज़र देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम पहले तो पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि 2-3 दिन आप एंटी एलर्जिक बंद कर दीजिए और आप एलर्जी टेस्ट के लिए आइए। एलर्जी टेस्ट बहुत सिंपल तरीका है, बाजू पे दवाई लगाई जाती है, अलग अलग चीज़ों से टेस्ट करते हैं। 55 चीज़ें खाने की हैं, 55 चीज़ें हवा की है। एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बताया। उसके बेसिस पे हम पेशेंट को बताते हैं क्या क्या अवॉइड करना है। अगर फूड है तो कैसे क्या अवॉइड करना है, अगर हवा की चीज़ है तो कैसे अवॉइड करना है। डस्ट माइट होते हैं, पोलन है, फंगस है, इंसेक्ट्स हैं, कई बार पेट्स से एलर्जी हो जाती है। किसी किसी के पास डॉग और कैट है तो उनसे दिक्कत है, तो उसको क्या अवॉइडेंस करना है, तो सब चीज़ हम बताते हैं। लास्टली फिर हम इम्यूनोथेरेपी पे आते हैं। इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन होता है ताकि एलर्जी जड़ से ख़त्म हो जाए। तो ओरल इम्यूनोथेरेपी ड्रॉप्स के रूप में होता है जो हफ्ते में 2 बार दिया जाता है। तो एक छोटा सा बॉक्स आता है, हम पेशेंट को हैंड ओवर कर देते हैं, जो फ्रिज में रख लेते हैं, और हफ्ते में 2 बार मंडे थर्सडे पेशेंट दवाई लेते रहते हैं। 1 साल का कोर्स है और 90% से ज़्यादा की पेशेंट की छींकें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नाक से पानी, आँख से पानी, नाक बंद, ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। उसके अलावा इंजेक्शन इम्यूनोथेरेपी भी होती है, जो पहले 110 साल से सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी ही चल रही थी,
पर अभी 2015 से जब से ओरल अप्रूव हुआ है FDA से, तो हम लोग ओरल प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन्स के लिए हफ्ते में 2 बार इंजेक्शन लगते हैं 6 महीने के लिए, पर वो डॉक्टर ही लगाते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाके आधा घंटा बैठना पड़ता है। तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम पेशेंट को ओरल ही दे पाएँ ताकि इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। किसी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम देते हैं। तीसरा, एक टैबलेट के रूप में भी इम्यूनोथेरेपी आ गई है, जो एक इंटरनेशनल मॉलिक्यूल है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। 1 लाख रुपए का कोर्स बन जाता है, दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, जो इंडियन पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये 3 ऑप्शंस हैं इम्यूनोथेरेपी के, और तीनों से अच्छा आराम आता है। ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर, ये तो हमने सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली। तो अभी जैसे मैं एलर्जिक अस्थमा के बारे में बात करूँ, जो कि काफ़ी बच्चों में भी देखने के लिए मिलता है और काफ़ी सीनियर लोगों में भी देखने के लिए मिलता है, तो इसके ज़्यादातर रीज़न क्या होते हैं और ये कैसे ट्रीट होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डेप्थ में बात कर लेते हैं। कि एलर्जिक एस्थमा जो है वो एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। इट्स लॉन्ग ऑफ डिजीजेज इन्वॉल्व इन इट, है ना। इट इज़ जस्ट जैसे इंटरमिटेंट ब्रोंकाइटिस है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद आपको खांसी हुई, तो वो ब्रोंकाइटिस भी उसमें आता है। हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, एक आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गई और बार बार जब भी आप ट्रिगर से एक्सपोज होते हैं आपको खांसी आती है। ये टिपिकली बच्चों में देखा जाता है। फिर एलर्जिक एस्थमा होता है जब वो आपको रेगुलरली इन्हेलर लेना पड़ जाए, उसको एस्थमा कहते हैं। तो पेरेंट परेशान आते हैं कि मेरे बच्चे को एस्थमा तो नहीं हो गया, तो आप इन्हेलर दे रहे हो, तो इन्हेलर से आपको इसको आदत तो नहीं पड़ जाएगी, सारी ज़िंदगी इसको लेना नहीं पड़ेगा। ये सारे मिथ्स हैं जो हमें बड़ी एज डॉक्टर्स इनको ब्रेक करना ज़रूरी है। सो अगर कोई इन्हेलर ले रहा है, इट डजंट मीन ही इज़ एन एस्थमेटिक, ही और शी, दे मे जस्ट बी हैविंग ब्रोंकाइटिस। और समटाइम्स हम खांसी के लिए देते हैं 5-7 दिन 10 दिन, जब खांसी ठीक हो जाती है वो बंद कर सकते हैं। तो इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं होती, इट डज नॉट कॉज यू टू बी डिपेंडेंट कि सारी ज़िंदगी लेना पड़े। ये सबसे पहला मिथ है जो हम तोड़ना चाहते हैं। दूसरा, इन्हेलर में स्टीरॉयड और ब्रोंकोडायलेटर 2 चीज़ें दी जाती हैं। तो स्टीरॉयड जो है बिल्कुल ही सेफ़ होते हैं, हार्मलेस होते हैं और सीधे आपके टारगेट ऑर्गन में एक्ट करते हैं, तो इन्हेलर से डरना नहीं है। जब हम एक 10 मिलीग्राम की गोली खाते हैं, वो आपके पेट में जाती है, खून में अब्जॉर्ब होती है, लिवर में जाती है, लिवर उसको तोड़ता है, फिर वो खून में जाती है, किडनी में जाके उसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो बॉडी को एक 10 मिलीग्राम की गोली के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब एक नेज़ल स्प्रे देते हैं या जब इन्हेलर देते हैं, तो दवाई जो है सीधे आपके टारगेट ऑर्गन में छोटा सा स्पिक्यूल बन के जाती है, सीधे अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ना उसमें आपकी बॉडी को उसके लिए काम करना पड़ रहा है, ना वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है। बायो अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स अमाउंट दैट इज अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी इज़ लेस देन 3%। और ये डोजेज जो है ये ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में नहीं, माइक्रोग्राम में होते हैं, 1,000th ऑफ अ ग्राम। तो अगर हम 1,000th ऑफ अ ग्राम का ही 3% अब्जॉर्ब हो रहा है, इट इज़ सच अ स्मॉल अमाउंट दैट इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो बिल्कुल इन्हेलर से डरना नहीं है। किसी को भी अगर खांसी के लिए डॉक्टर इन्हेलर देता है, आप उसको यूज़ करें। थोड़े दिन बाद जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप उसको छोड़ पाएंगे। आपको ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि सारी लाइफ लेना पड़ेगा। और इन्हेलर लेना ये मतलब नहीं है कि आपको एस्थमा है। इन्हेलर यही मतलब है कि आपके लंग्स में ब्रोंकोस्पैज़म है, सांस नहीं आ रही है, तो आपके इन्हेलर 2 काम करता है। एक, लंग्स को खोल देता है ताकि आपको ब्रोंकोस्पैज़म रिलीज़ हो जाए, और दूसरा जो स्टीरॉयड है वो आपकी जो लंग्स की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर देता है। दोनों ही चीज़ों से आपके सांस बेटर आने लगेगी एंड यू विल फील मच बेटर। और इसको अगर हम लोग वापस ट्रीटमेंट वही रहता है कि आप अवॉइडेंस करें और मेडिकल मैनेजमेंट दें। लास्टली फिर एलर्जी टेस्टिंग और इम्यूनोथेरेपी। जैसे मैं अस्थमा से रिलेटेड एक बात करूं तो ज़्यादातर क्या है कि आजकल पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है नॉर्थ इंडिया साइड। एंड आप ये देखोगे कि अरावली वाला भी केस निकल के आया, जिसमें मैंने देखी, आपकी पिक्चर्स भी देखी, जिसमें आप काफ़ी सपोर्ट कर रही हो चीज़ को। तो इसमें पॉल्यूशन का कितना रोल है? खांसी ये सारी पोल्यूशन की वजह से ही है। सबसे पहले तो जो आपने बात की कि नॉर्थ इंडिया, 6 states of North India are engulfed by a very bad quality of air for almost 4 months. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट मिडल ऑफ फरवरी तक में स्काई भी नहीं दिखता है, खासकर जो सिटीज़ में रहते हैं।
और ये सिर्फ दिल्ली का पोल्यूशन या गुड़गांव का पोल्यूशन या फरीदाबाद का पोल्यूशन नहीं है, पूरा नॉर्थ इंडिया। मतलब अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई थी कि आउट ऑफ 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड 92 आर फ्रॉम इंडिया। तो ये सभी स्टेट्स को और सरकारों को इसको बहुत गंभीर रूप से लेने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। और चाइना ने करके दिखाया है, चाइना ने दिखाया ये पॉसिबल है। बीजिंग में 2016 में इतना बुरा हाल होता था कि अगर आप वाइट शर्ट पहन के सुबह निकलते थे तो आपके कॉलर काला हो जाता था शाम तक आते आते। लेकिन उन्होंने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा है इन अ कंसर्टेड एफर्ट टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। उन्होंने ग्रीनरी बढ़ाई है, उन्होंने जितने थर्मल पावर प्लांट्स थे उनको शिफ्ट करा है, जितना इंडस्ट्री था उसके चिमनीज वगैरह लगा के नॉन पोल्यूटिंग पूरा कर दिया है ताकि एयर क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत फोकस रखा है और सरकार ने इतना पैसा दिया है लोगों को कि वो दे आर मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स। एंड इस तरह से मल्टीपल कंसर्टेड एफर्ट, ये एक चीज़ नहीं हो सकता, एक सिटीज़न आप और मैं चाहें वो नहीं कर सकते, पर ये सरकार की तरफ से जोर आना है, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आना है और सिटीजन्स तो अपना रोल निभाएंगे। और सिटीज़न मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक निभाते भी हैं, लेकिन सरकार और इंडस्ट्री की तरफ से इंडिया में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है इस बात पर। और आपने जैसे अरावलीज़ का कहा, अरावली बचाओ एक मूवमेंट हमने 2019 में उसकी फाउंडर मेंबर हूँ, हमने स्टार्ट किया था क्योंकि सरकार ने कुछ रूल्स बनाए थे जिससे अरावलीज़ का खनन होना था। और अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट को गलत इन्फॉर्मेशन दी सरकार ने और कम से कम 90% अरावली ख़त्म होने वाले थे। तो एयर पोल्यूशन जो है एक हेल्थ हजार्ड है एंड इट इज़ अफेक्टिंग अबाउट अ ह्यूज नंबर ऑफ करोड्स ऑफ पीपल, राइट। अगर 140 करोड़ इंडिया में आबादी है तो कम से कम 40 करोड़ इंसान जो हैं बुरी हवा का शिकार होते हैं 4 से 5 महीने। और कई स्टडीज़ आई हैं कि दिल्ली में जो रहते हैं बच्चे उनकी ज़िंदगी 10 साल कम हो जा रही है। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है जिस पे सरकार को, सिटीजन्स को, इंडस्ट्री को काम करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब कम से कम उठ जाएंगे, केवल ग्रैप लागू करके वो बच नहीं सकते और उस पर कॉन्क्रीट एफर्ट्स होनी चाहिए। बट एज ए मेडिकल प्रोफेशनल एयर पोल्यूशन किस तरह आपको इफ़ेक्ट करती है? एयर पोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो आपके सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स में चले जाते हैं। दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर 10 जो मोटी डस्ट होती है, जो रोड डस्ट हम कहते हैं। तो वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। हमने और हर जगह आई थिंक जहाँ पे भी रोड टूटी है, अगर आपकी रोड टूटी है, रोड के साइड में ग्रीनरी नहीं है तो ऑटोमेटिकली रोड डस्ट आपके बहुत बड़ा मुद्दा हो जाती है। उसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, ये कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ये एयर में हैं जो आपको परेशान करते हैं। ये आपके ट्रक्स के धुएं में, एग्जॉस्ट पाइप्स में, ये सब चीज़ों से निकलता है। प्लस आपके अगर थर्मल पावर प्लांट है तो सस्पेंडेड एयर पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। जिस भी शहर में आप देखेंगे कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वहाँ ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये सब करते क्या है? हाउ डू दे अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग? ये जो एयर में ओजोन और ये जो डाइऑक्साइड फ्री ऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये आपके नेज़ल म्यूकोसा को इंजर करते हैं, जिसकी वजह से आपको कंजेशन होता है, जैसे आपको लगता है सांस नहीं आ रही। और फिर धीरे धीरे जो म्यूकोसा में डैमेज होता है उसमें फिर पोल्यूटेंट्स इरिटेट कर देते हैं और फिर एलर्जेंस जो है वो उसमें अंदर घुस जाते हैं। और डस्ट में जैसे हमने देखा कोविड के दौरान, जो क्योंकि हम पहले तो घर से बाहर 12 घंटे रहते थे, लेकिन अब 24-24 घंटे अपने बेडरूम में बैठे रहे, जिन घर भी छोटे थे और कोई बाहर निकल नहीं पा रहा था, सफाई भी शायद इतने अच्छे से नहीं हो रही थी, तो उसमें हमने देखा कि इंडोर एलर्जेंस जो है वो बहुत बड़ा रीज़न बन गया, जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी और छींके ये भी निकल के बहुत आई थी। तो इंडोर एलर्जेंस का अपना रोल है, आउटडोर एलर्जेंस का अपना रोल है। और जो पोल्यूशन है वो इरिटेंट होती है। पोल्यूशन से एलर्जी नहीं होती, लेकिन पोल्यूशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन बार बार होता है। और आप ये कई डेटा दिखाता है कि नॉर्थ इंडिया में हर साल इस दिसंबर, जनवरी, दिवाली से लेके होली तक जो हॉस्पिटल एडमिशन है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो पेशेंट सिक होते हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव, हार्ट अटैक वाले हैं, उनका जो लंग्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो जब उनको इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है या सीवियर एलर्जी होती है, तो COPD है, जो पल्मोनरी डिजीज़ है, वो बहुत एग्रवेट होते हैं। और पोल्यूशन की वजह से हॉस्पिटल एडमिशन भी बढ़ती हैं और डेथ्स भी बढ़ती हैं।
So air pollution is something of a very serious issue, life changing issue. जब कोविड में ऑफिशियल फिगर है कि 4 लाख लोग इंडिया में मरे और सारा इंडिया को उन्होंने बंद कर दिया, और एयर पोल्यूशन की वजह से तो 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल मर रहे हैं। तो सरकार इसको गंभीर रूप से क्यों नहीं ले रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें पूछना है। ओके, सो अगर जैसे हमें इस टाइम पे ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट कर क्या रही है और हम लोगों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। सी एज सिटीजन्स आई कैन टेल यू क्या क्या स्टेप आप कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। जैसे नो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, स्ट्रॉ, चम्मच, सिंगल यूज़ की कोई भी प्लास्टिक की वस्तु मत यूज़ करिए। बी लिटिल मोर अवेयर, आप अपना प्लास्टिक बॉटल की जगह अपने ग्लास बॉटल अपने घर से लेके जाइए। ये देखिए, ये घर पे भी हम ग्लास बॉटल रखते हैं। उस तरह आप अपना कार में भी अगर आप जा रहे हैं तो अपने स्टील की बॉटल लेके जाइए, ताकि आपको बाहर से कभी प्लास्टिक बॉटल ना खरीदने पड़े। दैट इज़ वन थिंग दैट वी कैन डू। सेकेंड थिंग इज़ दैट अपने घर में जो गार्बेज है उसको सेग्रीगेट करें, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट को आप उसको कंपोस्ट करें, ताकि वो जो गार्बेज है वो आपके लैंडफिल में ना जाए, क्योंकि वेट वेस्ट जब जाता है लैंडफिल में तो वो मीथेन और सारी गैसेस प्रोड्यूस करता है, और उसको कोई तरीका नहीं है कि उसको एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट किया जाए। तो वेट वेस्ट जो घर का खाने वाला कूड़ा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ योर गार्बेज, उसको हम कंपोस्ट करें, जो मैं अपनी बिल्डिंग में करवा रही हूँ। और जो ड्राई वेस्ट है, अगर पेपर ये सब चीज़ें हैं, उसको आप रिसाइकल करें। ई वेस्ट जैसे आपके बिजली की चीज़ें या तारे या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनको कभी भी नॉर्मल डस्टबिन में मत डालिए। ई वेस्ट का हमने अपनी बिल्डिंग में अलग बिन बनाया है, जो हम एक ई वेस्ट सप्लायर को देते हैं, ताकि ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें हेवी मेटल्स होते हैं, मर्क्यूरी होता है, बिस्मथ होता है, ये सब चीज़ें, क्रोमियम होता है, ये सब चीज़ों को कभी भी लैंडफिल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आग लगती है तो इसमें सारे डेंजरस केमिकल्स को आग में चले जाते हैं, फिर वो कैंसरस बन के हमारे फेफड़ों में आते हैं। और जो लैंडफिल में जो भी चीज़ें जाती हैं, वो डेंजरस चीज़ें लीचेट में जो सॉइल के अंदर चली जाती हैं, और जहाँ जैसे आपके सॉइल वाटर में चली गई तो खाने के माध्यम से भी वो आपके अंदर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कैंसर अब कितनी मात्रा में बढ़ रहे हैं। और कई गांव हैं जो जैसे भंडवारी है, गुड़गांव फरीदाबाद के आसपास, वहाँ पे कैंसर की मात्रा कई गुना ज़्यादा है। पंजाब में आप देखेंगे, कोई स्टडी आई थी बिहार में, जो मदर का मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर यूरेनियम पाया गया 36% ऑफ द वीमेन। तो और दिल्ली के पानी में जो ग्राउंड वाटर है उसमें यूरेनियम पाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए हानिकारक हैं। एंड एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, फ्रॉम योर स्किन टू योर हेयर टू योर ब्रेन्स। अब तो ये कह रहे हैं कि जो बेबी है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके प्लेसेंटा में भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आ चुका है। तो दिस इज समथिंग ऑफ अ ग्रेट कंसर्न। और अब कह रहे हैं कि इन द ओशंस देयर आर मोर प्लास्टिक दैन फिश। तो हम अपनी पूरी धरोहर को किस तरह ख़त्म कर रहे हैं, इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये बहुत खुशी है कि इवन दो माई जनरेशन हैज़ नॉट डन मच और हमारी प्रीवियस जनरेशन आर टोटली अनअवेयर, लेकिन जो अगली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है इस बारे में कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और 2050 में वी विल रीच अ पॉइंट वेयर विल नॉट इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जो अगली जनरेशन है, अगली पीढ़ी से मुझे यही उम्मीद है कि वो इस देश को और इस पूरे वर्ल्ड को बचा पाएंगे, क्योंकि हमारी जनरेशन ने तो काफ़ी किया नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, नहीं ये प्रॉब्लम तो काफ़ी इतनी हो गई है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट जो आने वाली जनरेशन है वो काफ़ी इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है कि उसे क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो काफ़ी चीज़ों पे अभी ध्यान दे रही है। सो जैसे छींक आना, तो काफ़ी लोगों को छींक आती है, तो उसका क्या रीज़न होता है और उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? जिसको रेगुलरली छींकें आती हैं, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, उनको डेफिनेटली इसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ना है। टैबलेट और स्प्रे लेंगे जो डॉक्टर आपको दे देंगे, ताकि आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहें। और अगर आपकी छींकें रेगुलरली आ रही हैं तो फिर आपको एलर्जी टेस्ट करके इम्यूनोथेरेपी ले लेना चाहिए, ताकि एलर्जी को जड़ से ख़त्म किया जाए, आगे चल के एस्थमा ना बने। ओके, एंड डॉक्टर जैसे नाक से पानी आना और आँख से पानी आना, तो उसके क्या रीज़न होते हैं और वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? नाक से पानी, आँख से पानी अक्सर तब आता है, दो कारण होते हैं, या तो एलर्जी हो या इन्फेक्शन हो।
अगर इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको दवाई दे देता है और उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी एलर्जी है तो वापस आपको एलर्जी का नेज़ल स्प्रे और डिकंजेस्टेंट दे देते हैं, टैबलेट्स एंटी एलर्जिक दे देते हैं, ताकि आपका नाक बहना बंद हो जाए, आंखों से पानी आना बंद हो जाए, और फिर एलर्जी का जैसे ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है उस तरह से किया जाए। ओके। जैसे आपने देखा होगा स्टफ़ी नोज़, जैसे नाक बंद हो जाना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है और उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? राइट, नेज़ल ब्लॉकेज जो है एक बहुत कॉमन सिम्टम है। वो एलर्जी का भी सिम्टम हो सकता है, वो साइनसाइटिस का भी सिम्टम हो सकता है, वो इन्फेक्शन का भी सिम्टम हो सकता है, और वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का भी सिम्टम हो सकता है, एडिनॉइड्स का भी सिम्टम हो सकता है। तो जानना ज़रूरी है किस चीज़, क्यों नाक बंद है। वो आपका ईएनटी डॉक्टर जब नाक के अंदर देखते हैं तो उनको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है, क्या टर्बुलेंट सोलन है, क्या कोई मास है, क्या कोई पॉलिप्स हैं, क्या एलर्जी है। तो जो भी उसका कॉज है उसके हिसाब से दवाई दिया जाता है ताकि उसका फिर ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन ओवर द काउंटर नेज़ल ड्रॉप्स जो आप लेते हैं अक्सर, वो ना लिया करें, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं और राइनाइटिस मेडिकमेंटोसा कॉज करती हैं, जो बीमारी आपके टर्बुलेंट्स को सूजने में काम करती है। तो इसलिए वो बिल्कुल ही नहीं करना है आपने। जैसे लोगों को कफ आता है तो उसके मेन रीज़न क्या होते हैं? खांसी जो है एक सिम्टम है कि आपकी लंग्स को ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो इट कैन बी एन इन्फेक्टिव कॉफ, जो अगर थोड़े दिन के लिए है तो वो वायरल हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा न्यूमोनिया है, अगर लंग फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है तो वो न्यूमोनिया है। अगर वो टीबी भी हो सकती है। ये सब टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, और एलर्जिक कॉफ भी होती है। तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अगर आपने एंटी एलर्जिक ले लिया है, कॉफ सिरप ले लिया और आराम नहीं आ रहा है, तो बेटर है डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको एग्जामिन करें, आपके लंग्स चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी करेंगे, ताकि कॉज पता चल जाए। और अगर खासकर लंबी समय की खांसी है और साथ में बुखार है और वजन कम हो रहा है, तो वो टीबी का बहुत सीवियर लक्षण है। उसको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और टीबी बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रही है टीबी को ख़त्म करने के लिए। ओके। एंड लोगों में जैसे हेडेक ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो उसका क्या रीज़न है और उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हेडेक जो है बहुत कॉमन सिम्टम है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। अगर सबसे कॉमन रीज़न हेडेक का होता है कि हमने मोबाइल फ़ोन बहुत देर यूज़ किया, या लैपटॉप पे बहुत काम किया, या टीवी बहुत घंटे देखा, तो टिपिकली आपको हेडेक हो सकता है। आइज़ की वीकनेस की वजह से हेडेक, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। साइनस इन्फेक्शन हो गया तो हेडेक हो रहा है। माइग्रेन बहुत बड़ा कॉज है हेडेक का। और ब्लड प्रेशर अगर अनट्रीटेड है और बीपी बढ़ा जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है, तो वो हेडेक का कारण है। तो बहुत सारी रेयर चीज़ें भी होती है जो, पर ये कॉमनेस्ट कॉजेज़ हैं हेडेक के। तो अगर आपने क्रोसिन गोली खा ली या आपने पैरासीटामोल ले लिया और ठीक नहीं हुए, तो फिर बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। लेट देम असेस कि किस वजह से हेडेक हो रहा है। आइज़ का चेकअप करें, और आइज़ को स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज होती है, अकोमोडेशन एक्सरसाइजेज, जो आपको रेगुलरली करना चाहिए। आई स्पेशलिस्ट अक्सर एक रूल बोलते हैं 20-20-20। एवरी 20 मिनट्स लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स। तो ये 20-20-20 रूल है आपकी आइज़ को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम सभी जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैं पूछूँ, डिक्रीज़ सेंस ऑफ स्मेल, जैसे गंध आना बंद हो जाता है, तो उसका क्या रीज़न होता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते जी, हैं? एनोस्मिया या हाइपोस्मिया दो चीज़ें होती हैं। एक स्मेल कम आ रहा है, और एक एनोस्मिया बिल्कुल स्मेल ही नहीं आ रहा है। एक तीसरा होता है पैरोस्मिया, जो अलग गंदा स्मेल आता है, जबकि बाहर कोई बदबू नहीं है, लेकिन आपके नोज़ में अलग चीज़ महसूस हो रही है। एनोस्मिया नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, और कुछ इन्फेक्शन की। जैसे कोविड में एनोस्मिया वॉज पैथोग्नोमोनिक। अगर पेशेंट बोलता था कि हमारे स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट चला गया, तो टिपिकली हमें पता था कि ये कोविड हो सकता है। उसी तरह इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस कैन कॉज एनोस्मिया। कई बार ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज एनोस्मिया। कई बार चोट लगने, हेड इंजरी, एक्सीडेंट होने के बाद भी जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो स्कल बेस में होती हैं, तो वहाँ पे ट्रॉमा हो जाए या कोई ट्यूमर हो, उससे भी एनोस्मिया हो सकता है। इन सभी चीज़ों में सबसे पहला होता है कि आप ईएनटी के पास जाएं, वो आपके एंटी राइनोस्कोपी नाक में देखें, एंडोस्कोपी करके देखें, ज़रूरत पड़े तो वो सीटी स्कैन करेंगे और डायग्नोसिस बन जाएगा क्यों आपको दिक्कत हो रही है, फिर आगे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके। सबसे लास्ट सवाल मेरा, जैसे आँखों में ईचिंग होना, नाक में या गले में, या तो उसके मेन रीज़न क्या होते हैं? और हाँ,
और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? राइट, आईज मैचिंग, नाक मैचिंग, गले मैचिंग, ये सारे एलर्जी के लक्षण हैं। अगर एलर्जी है तो ज़्यादातर हम एंटी एलर्जिक दे देते हैं, साथ में नेजल स्प्रे दे देते हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दे देते हैं, और कभी कभी आई के लिए जो एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स हैं वो भी दे देते हैं ताकि सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएं। इवेंचुअली वंस द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की किस चीज़ से एलर्जी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो इम्यूनोथेरेपी दे देते हैं ताकि एलर्जी जो है लंबे समय तक ठीक रहे। ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इससे हमारे काफ़ी लिसनर को हेल्प मिलेगी। अगर मेरे लिसनर्स को अगर आप एक लास्ट एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, आपके पास एक ही एक बॉडी है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह आप उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उस तरह एक्सरसाइज भी ज़रूर करें ताकि आपका माइंड एंड बॉडी दोनों फिट रहें, हेल्दी रहें, और बीमारी का आपके घर में आए ही ना। क्योंकि अगर हमारी सोच से हमारी एनर्जी बदलती है, और हम अगर गलत सोचेंगे या अच्छा काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीमारी का घर बनेंगे। थोड़ा स्पिरिचुअल थॉट है, बट कीप योर एनर्जीज इन ग्रैटिट्यूड, कीप स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड एक्सरसाइज डेली, ताकि आपकी बीमारी की और डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत कम हो और आप फ्रेंड्स की मिलने की ज़्यादा एंजॉय कर पाए आप अपनी लाइफ। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मतलब पहले डॉक्टर मैंने देखे हैं जो पहले ये एडवाइस दे रहे हैं कि डॉक्टर से कम मिलना पड़े। तो ये का कम्युनिटी के लिए ये सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ है दैट हम एक होलिस्टिक अप्रोच रहें। एज ए डॉक्टर मेरा ये मंशा नहीं होती कि सारे पेशेंट बीमार हो और मेरे पास आए। मुझे लगता है कि कम से कम पेशेंट को मेरी ज़रूरत पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़े देन आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, देन यू मस्ट कम एंड सी मी सो दैट यू गेट बेटर एंड आपको ज़्यादा दिन बीमार ना रहना पड़े। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एंड आपसे बात करके अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच। ओके। सो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके एलर्जी और नाक कान खुजली से रिलेटेड अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, एंड मैं डॉक्टर्स के सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।